ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज एनिमल मैनेजमेंट कंटिन्यूएशन में हम जो है काफ की देखभाल, न्यू बॉर्न काफ की देखभाल चैप्टर 22 जो है उसका कंटिन्यूएशन में आज ड्राई काफ स्टार्टर खिलाना। ड्राई काफ स्टार्टर ये सही है क्या? सही है। अब सही है। ड्राई काफ स्टार्टर जो है वो खिलाना, क्योंकि हमने फीडिंग मिल्क रिप्लेसर के बारे में पढ़ लिया था। मिल्क रिप्लेसर क्या क्या है वो पढ़ लिया। आज ड्राई काफ स्टार्टर खिलाना। ऐसे डेयरी फार्म्स पर जहां काफ को हॉल मिल्क या मिल्क रिप्लेसर प्रदान करना महंगा साबित होता है, वहां काफ को उम्र के दूसरे सप्ताह सामान्यतः 10वें दिन से सूखा काफ स्टार्टर प्रदान करना शुरू कर देते हैं। इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। हालांकि काफ स्टार्टर काफ की वृद्धि विकास के लिए पर्याप्त पोषक पदार्थ प्रदान करता है, परंतु काफ इसे आसानी से नहीं खा सकता। अतः इसके लिए शुरुआती अवस्था में दूध पिलाने के पश्चात काफ स्टार्टर की थोड़ी बहुत मात्रा उसके मुंह में नाक पर लगाते हैं, जिससे वह धीरे धीरे उसको खाना शुरू कर देता है, वह उसका आदी हो जाता है। इसके पश्चात धीरे धीरे होल मिल्क या मिल्क रिप्लेसर की मात्रा कम कर देते हैं। काफ स्टार्टर 4 महीने की उम्र तक खिलाया जाता है। वह इसके पश्चात धीरे धीरे से ग्रेन मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। काफ स्टार्टर भी अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं, परंतु एक अच्छे काफ स्टार्टर का डीसीपी लगभग 20% व टीडीएन लगभग 70% होना चाहिए। इसी प्रकार का एक काफ स्टार्टर निम्न प्रकार बनाया जा सकता है। तो पहला, इसमें क्रस्ट जो है वो बार्ले 50%, ग्राउंडनट केक 30%, फिश मील और ड्राइड स्किम मिल्क 10%, व्हीट ब्रान 8%, मिनरल मिक्सचर 2%। ये मेरे ख्याल से तो पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था। यस, ये कंप्लीट है भाई। आज हमने फीडिंग और रफेज यहाँ पे आना है। वो तो कल के लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट कर लिया था, इसलिए मुझे अभी ध्यान में आया कि ये तो कंप्लीट है किया हुआ। फीडिंग ऑफ रफेज है आज, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। फीडिंग ऑफ रफेज 5th पॉइंट इसका जो है वो हमने शुरू करना था। करीब 15 दिन की उम्र के पश्चात काफ मुलायम गीले चारे के धीरे धीरे चूसना यानी कि निबल शुरू कर देता है। अतः इस अवस्था के पश्चात उसे अच्छी गुणवत्ता का हे या हरा लेगुमिनस फली वाला चारा जो ताज़ा हो खिलाना शुरू कर देना चाहिए, जिससे रूमन के विकास में भी सहायता मिलती है। काफ को केवल कंसंट्रेट खाद्य पदार्थ, खल, दाने आदि ही नहीं खिलाने चाहिए, बल्कि सभी प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ उचित व संतुलित मात्रा में खिलाने चाहिए। 3 से 6 महीने तक के काफ को साइलेज खिलाना शुरू कर देना चाहिए, जो शुरुआत में 1 से 2 केजी प्रतिदिन दिया जाता है। वह इसके पश्चात 5 महीने की उम्र से इसकी मात्रा काफ के शरीर बाहर थंब रूल के अनुसार निर्धारित करते हैं। थंब रूल का मतलब है सिंपल वे में, वेट नहीं करना। थंब रूल है अंदाजा लगा लेते हैं कि ये अब ये इतने के किलो का है, इसको अंदाजे ने इतना, दैट इज थंब रूल। काफ को शुरुआती 3 महीने की उम्र तक निम्नानुसार खिला सकते हैं। तो ये आप देखें, इसके प्रथम 3 दिन जो है होल मिल्क 2500 ml हो गया 2.5 लीटर। 4 से 7 दिन फिर 2.5 लीटर। सेकेंड वीक में हमें इसको 3 लीटर करना है। और काफ स्टार्टर इसमें 90 ग्राम और गुड क्वालिटी है 200 ग्राम। थर्ड वीक में 3250 ml यानी कि 3 लीटर, 3.25 लीटर हो गया।
स्टार्टर 100 ग्राम और ये 350 ग्राम। 4th वीक में 3000। और इधर आप काफ स्टार्टर देखिए आप बढ़ाते जा रहे हैं 200। ये देखिए क्वालिटी है भी 400 बढ़ा रहे हैं। और फिर हमने 1500 कर दिया ml, 1.5 लीटर दूध पे आ गए। और फिर यहाँ पे हमने मिल्क रिप्लेसर जो है इसकी जगह 1000 उसको ml दे दिया, 350। और ये फिर बढ़ा दिए। 6th वीक में अब होल मिल्क ख़त्म, अब स्किम्ड मिल्क यानी मिल्क रिप्लेसर यानी इसको हमने दिया 2500, काफ स्टार्टर 550 और इधर 550। इसी तरह 7th वीक 2000, 600। 8th वीक में 1750। अब ये हमने मिल्क रिप्लेसर को कम करना शुरू कर दिया और काफ स्टार्टर को बढ़ा दिया और हे क्वालिटी को गुड क्वालिटी है भी हमने बढ़ा दिया। तो अब जो 9th वीक में 1250 और ये 800, 750। अब यहाँ जब 10th वीक 10 वीक का मतलब हो गया 70 डेज, तो ये हमने लगभग 2.5 महीने के करीब हम आ गए अप्रॉक्सीमेट। 2.25 हो गए, 60 और 70 जैसे। तो इस तरह से अब 2 महीने के अंदाजन जो है हम इसको स्किम्ड मिल्क भी हटा दिया और होल मिल्क भी हटा दिया। अब काफ स्टार्टर 900 ग्राम और 850 ग्राम, ये 1000 आगे 12वें पे 1300 और 1200। और फिर हमने 13th वीक यानी कि 1500 उसको बढ़ाते चले गए। काफ का होल मिल्क रिप्लेसर व काफ स्टार्टर छुड़वाने के पश्चात उसका खान पान केवल रफ़े चारा व कंसनट्रेट खल दाने आदि पर ही निर्भर करता है, जो उसे उसके शरीर भार व थंब रूल के अनुसार प्रदान करते हैं, जिसका वर्णन अन्य अध्याय में विस्तार से किया गया है। अब ये आगे है अध्याय या पीछे है या हमने देख लिया है। काफ स्टार्टर में बच्चे का क्या क्या शरीर भार के अनुसार, ये पहले दे दिया है हमने, इसको डिस्कस कर लिया है शरीर भार के अनुसार कितना कितना वो देते हैं। इसके पश्चात काफ को काफ स्टार्टर 1 महीने और रफेज, साइलेज, ग्रेन, मिक्सचर व अन्य कंसनट्रेट समुचित व संतुलित मात्रा में प्रदान करते हैं। इन सब के अलावा काफ के खान पान से संबंधित निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बुफेलो काफ्स में नियोनेटल एस्केरियासिस एक सामान्य बीमारी है। एस्केरियासिस कीड़े पड़ना, एस्केरियासिस, तथा इससे बचाव के लिए उसे उम्र के प्रथम सप्ताह में 10 ग्राम पिपराजिन एडिपेट ओरली देना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये एंथ्रामेटिक है पाइपराजिन एडिपेट, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। प्रथम सप्ताह से शुरू कर दें, क्योंकि ये अगर ज़्यादा वर्म्स अंदर बढ़ जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि ये वर्म्स के कारण जो है, यहाँ तो छोटे बच्चा है उसको चिंचड़ मारते हैं और यहाँ ये वर्म्स मारते हैं, तो इनके कारण ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। हमने एंथ्रामेटिक जो है वो प्रथम वीक से शुरू आपको करना है। अगर संभव हो तो 3 से 4 सप्ताह की उम्र के बाद काफ को अलग से काफ पैन में रखना चाहिए, जिससे उसका उचित ध्यान रखा जा सके। करीब 1 महीने की उम्र के पश्चात 20 से 30 काफ्स को एक साथ रखा जा सकता है। नियमित तौर पर काफ का वजन लिया जाता है, जिससे उसकी वृद्धि दर और खाद्य पदार्थों की मात्रा निर्धारित की जा सके। काफ को खाना खिलाने वाले बर्तन नियमित रूप से साफ करने चाहिए। शुरुआती कई सप्ताह तक काफ को एंटीबायोटिक्स भी प्रदान करनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हैं, ये दवाई एंटीबायोटिक्स है, ताकि उसको एक तो उसकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में करेंगे सारा, और अगर कोई और किसी प्रकार का सेकेंडरी इन्फेक्शन है उसको भी ख़त्म कर देंगे, आने में देंगे। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रोथ के लिए है। काफ को शुरुआती दौर में विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स व विटामिन डी भी प्रदान करने चाहिए, क्योंकि उसका शरीर इतने जल्दी इनका निर्माण शुरू नहीं करता। काफ के खान पान की पूरी दिनचर्या नियमित रूप से अपनानी चाहिए। खान पान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अचानक नहीं करना, ये तो चाहे छोटा है बड़ा किसी के भी नहीं करें, बल्कि कोई भी नया खाद्य पदार्थ धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, वह पुराना खाद्य पदार्थ धीरे धीरे छुड़वाना चाहिए। चाहे वो ये बच्चा है, चाहे गाय है, भैंस है, कोई भी हो बड़ा,
एकदम से आप करेंगे तो प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाती है। काफ को साफ व ताज़ा पानी सदैव उपलब्ध कराना चाहिए जिसे वह आवश्यकता अनुसार पी सके। काफ को आवश्यक व उचित मात्रा में खनिज लवण मिनरल्स व नमक अवश्य प्रदान करें, वरना वो मिट्टी खाना सीख जाएगा। ये ध्यान रखना, मिट्टी खाते हैं यहाँ दीवार को चाटते हैं। फिर वो अगर काफ को चरने के लिए भेजा जा रहा है तो उसे घर पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ अवश्य प्रदान करने चाहिए जिससे उसे संपूर्ण व संतुलित पोषण मिलता रहे। इस प्रकार खान पान में काफ का उचित प्रकार से ध्यान रखा जाना चाहिए। अब इसके बाद में आता है हाउसिंग ऑफ काफ, आवास, बच्चे का आवास। काफ को एक साफ, हवादार, नमी रहित, अच्छी बिछावन युक्त जगह में रखना चाहिए। अगर संभव हो तो काफ को उनकी उम्र के अनुसार समूह में एक साथ रखा जा सकता है जिससे उनकी देखभाल व प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सके। जैसे 3 महीने की उम्र तक, 3 से 6 महीने की उम्र तक, 6 से 12 महीने की उम्र तक, वह 12 महीने से ऊपर वाले रखे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये 1, 2, 3 और 4 जो पेन बनेंगे उनके, तो अगर बेटर बहुत तो कोई इसमें क्या बड़ी बात है, जगह तो उतनी है, तो आप उसमें जो अलग अलग एक बीच में पार्टीशन करके अलग अलग उनको रखा जा सकता है। जगह तो है ही उतनी, तो उसमें अच्छा उसमें ध्यान रखा जा सकता है। जिसको अलग कुछ ज़्यादा खिलाना है उसको अलग कुछ ज़्यादा खिलाया जा सकता है। काव्ज को उनकी आवश्यकता अनुसार उपयुक्त व समुचित जगह प्रदान करनी चाहिए। इसके अलावा उस जगह के साथ ही थोड़ी बहुत खुली जगह भी होनी चाहिए जिस पर काव्ज घूम फिर सकें। एक्सरसाइज पैडॉक कहते हैं उसको, एक्सरसाइज पैडॉक। काव्ज के लिए खान पान की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। 6 महीने की उम्र पश्चात काव को उनके लिंग के अनुसार पृथक कर देते हैं तथा मेल व फीमेल काव्ज को अलग अलग रखते हैं। अब है बच्चों को चिन्हित करना, मार्किंग। ये मार्किंग हमने खूब अच्छी तरह पढ़ ली है सभी में। मार्किंग जो है वो क्या होती है ये भी हमने जान लिया है। तो इनको अब चिन्हित कैसे करेंगे। काव्ज को चिन्हित करना बेहतर प्रबंधन की एक जरूरी व महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो उनकी देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। काव्ज को चिन्हित करने के लिए आवश्यकता अनुसार व सुविधा के अनुसार टैटूइंग, ब्रांडिंग, ईयर टैगिंग, नेक चेन्स आदि तरीके काम में लिए जा सकते हैं। तो ये आपने सारे के सारे मैंने पीछे जो हमारे लेक्चर में टॉपिक में और ये लेसन में हमने पूरी तरह से इनको जान लिया कि ये क्या क्या तरीके होते हैं। बताया है टैटूइंग क्या है, ब्रांडिंग क्या है, ईयर टैगिंग क्या है, नेक चेन जो क्या होती है बता दिया। अब महत्वपूर्ण पार्ट आ रहा है, इसको लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बडिंग का डी बडिंग ऑफ एंड डी हॉर्निंग ऑफ द काव्स। डी बडिंग एंड डी हॉर्निंग, तो यहाँ क्या है, डी बडिंग ही लोग जो है वो डी हॉर्निंग को समझ जाते हैं। डी हॉर्निंग एंड डी बडिंग दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों का अलग अर्थ है। डी बडिंग का मतलब होता है जब सींग आने से पहले उसकी बड आती है, बड छोटी सी, उसको जला देते हैं, ये डी बडिंग है। और डी हॉर्निंग क्या, हॉर्न आने के बाद में उसको या तो काटते हैं या उसको इसी तरीके से आगे है तो भी उसको इस तरह से दबाते हैं। तो डी बडिंग या डिस बडिंग ये सही है। डिस बडिंग का अर्थ है सींग को उसकी वृद्धि की शुरुआती अवस्था में खत्म कर देना या उसकी वृद्धि को रोक देना जब हम बहुत छोटी सींग कलियां हॉर्न बड के रूप में हों। डी हॉर्निंग का अर्थ है सींग को तब हटाना जब वह वृद्धि करके कुछ बड़ा हो चुका। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर ये पहले से निर्धारित हो कि पशु का सींग हटाना है तो डी बडिंग ज़्यादा अच्छा तरीका है, जिसमें 10 से 30 दिन की उम्र में, अंडरलाइन करना इसको, 10 से 30 दिन की उम्र में ही काफ के सींग कलिका हटा देते हैं। डी हॉर्निंग में रक्तस्राव, हेमोरेज और ब्लीडिंग बहुत अधिक व अनियंत्रित होती है। इसमें कोई ज़्यादा ना तो ब्लीडिंग होती ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत महसूस होता है तो वो क्या होता है, वहाँ बर्निंग करते हैं ना जब उससे डी हॉर्निंग मशीन से,
तो वो वैसे ही उससे रुक जाता है। वैसे होती ही नहीं है, कभी आज तक हुई नहीं। लेकिन कभी ज़्यादा अगर गहरा लगा दो तो साइड से जो है कोई ना कोई आर्टरी जो है या वेन, तो अगर उसमें आ गई तो वो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। वैसे आनी नहीं चाहिए, आने देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अगर वहाँ हल्की सी ब्लीडिंग हुई, मक्खी बैठ गई, कीड़े पड़ गए, तो वो बड़ी सिरदर्दी बन जाएगा आपके लिए, डीहॉर्निंग या डीबडिंग। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाला काम है। एडवांटेज क्या है, तो ये मैंने आपको बताया, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है डीबडिंग डीहॉर्निंग का। इसके क्या एडवांटेज है, डिसबडिंग एंड डीहॉर्निंग। सींग रोदन के निम्नलिखित फायदे हैं। इससे पशुपालक वन्य पशुओं को सींगों से चोट लगने से बचाया जा सकता है। सींग रहित पशु को कम आवासीय जगह की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतने इतने सींग अगर दोनों तरफ में बढ़ गए तो 2-2 फुट जगह तो यही ले लेंगे खड़े रहने के लिए, तो वहाँ से उसको ऑलरेडी जो है वो हटा देते हैं। सींग रहित पशुओं को कम आवासीय। सींग रहित पशुओं में डी हॉर्न एनिमल को काबू में करना अपेक्षाकृत आसान होता है। अदरवाइज ये अगर डी हॉर्निंग नहीं की हुई है तो वो सींग मार सकता है आपके। सींग रोदन से सारा पशु समूह हर एक जैसा आकर्षक दिखाई देता है। पशुओं को भविष्य में होने वाले या हॉर्न कैंसर या हॉर्न इंजरी या हॉर्न फ्रैक्चर से बचाया जा सकता है, क्योंकि ये हॉर्न फ्रैक्चर तो आमतौर से जाता है। और हॉस्पिटल में ये केसेस जो है वो जनरली आते रहेंगे। पूछेंगे तो क्या हुआ, दोनों आपस में भिड़ गए जानवर, या एक तकड़ा था, उसकी पूंछ जो है सींग में उलझ गई और उसने खींचा, उसका जो है वो कहते हैं ना, वो आएगा आपके पास है, हमारी गाय गए या भैंस के सींग को कोपलो उतर गयो जी, ये वर्ड कहेंगे वो, कोपलो, यानी कि ऊपर का हिस्सा जो है उसका उतर गया, बाकी एज इट इज है। तो ये इस तरह के कारण हो जाते हैं। अगर है तो, नहीं है तो ये समस्या ही नहीं आती। हॉर्न फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है हॉर्न, इंजरी हो जाती है, हॉर्न कैंसर हो जाता है। तो ये बड़े ही इन बीमारियों से आदमी बच जाता है। तो एक छोटा सा काम है, शुरू में करवा लेना चाहिए। अब हानियाँ क्या हैं इसमें, देखिए दोनों ही तरह हैं, मेरिट और डीमेरिट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं। तो इसमें कुछ नस्लों जैसे कॉन्करेज, मुर्रा आदि को उनके सींगों से आसानी से पहचाना जा सकता है। वह सींग रोदन से उसकी पहचान मुश्किल हो जाती है और उनकी कीमत ही उनके सींग से। और बता देता हूँ, मुर्रा की कीमत भैंस की सींग से है। सींग रोदन कारण पशु दूसरे पशुओं से अपनी रक्षा नहीं कर पाता। कुछ प्रदर्शनियों या शो में सींग रहित पशु इतने प्रभावशाली नहीं लगते, क्योंकि सींग होना उनका एक गुण होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सींग रोदन के फायदे अधिक हैं, तो इसे उम्र की शुरुआती अवस्था में ही कर देना चाहिए। अब आते हैं तरीके इसके, कि सींग रोदन के क्या क्या जो है वो तरीके हैं। पहला है केमिकल मेथड, रासायनिक तरीका। इस तरीके में डीबडिंग के लिए कास्टिक पोटाश छड़ स्टिक, ये कास्टिक पोटाश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की स्टिक टेबलेट काम में लेते हैं, या तो स्टिक छड़ी होती है या फिर उसकी गोलियां होती है, काम में लेते हैं, जो ब्लैक बोर्ड की चाक या टिकिया की तरह होती हैं। चौक होता है, आपने देखा, इस तरह की तो छड़ होगी, और टिकिया जो होती हैं उनकी तरह से ये टेबलेट्स होंगी। इसके लिए पहले काफ को काबू में करते हैं, उसके पश्चात उसी सींग कलियां हॉर्न बर्ड्स को हाथ की उंगली से टटोलते हैं, वे उनके आसपास के क्षेत्र के बाल काट देते हैं। कलिकाओं के चारों तरफ थोड़ी बहुत वैसलीन लगाते हैं, जिससे उस क्षेत्र को कास्टिक पोटाश से चोट नहीं लगी। तो उस पर इसके पश्चात कास्टिक पोटाश की स्टिक टेबलेट को किसी क्लैंप या अन्य वस्तु से पकड़ते हैं, जिससे हाथों को बचाया जा सके। इसे हॉर्न बर्ड पर गोलाई में रगड़ते हैं, जिससे वहाँ का क्षेत्र कोमल होने लगता है। स्टिक या टेबलेट को
तब तक रगड़ते हैं जब तक कि हल्का रक्तस्राव ना हो जाए या काली सींग कलिका हट जाए, ना हट जाए। इसी प्रकार दूसरी हॉर्न बर्ड को भी हटा देते हैं। दोनों घावों पर जिंक ऑक्साइड पाउडर या जिंक ऑइंटमेंट या नाइट्रोफ्यूराजोन ऑइंटमेंट या सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट, इसी तरह की एंटीसेप्टिक क्रीम जो है लगा देते हैं, जिससे घाव जल्दी भर जाए। जिंक ऑक्साइड तो आप पढ़ोगे, जिप को कहते हैं, जिप ऑइंटमेंट बनता है। या तो आप ये लगा दें या सोफ्रामाइसिन लगा दें। और आजकल तो बेस्ट ये है कोई कीड़ा नहीं आए, ये मक्खी ना बैठे और कीड़ा ना पनपे, तो इससे बेस्ट यही है कि आप हल्का सा फिनाइल घर में आमतौर से होता है, सरसों के तेल में लगाएं और उसके ऊपर लगा दें, ये ज़्यादा बेस्ट है। कास्टिक पोटाश को धीरे धीरे व सावधानी पूर्वक केवल हॉर्न बर्ड पर ही रगड़ना चाहिए तथा इसे लंबे समय तक नहीं रगड़ना चाहिए, वरना अधिक रक्तस्राव हो जाएगा। दूसरा है मैकेनिकल मेथड्स। इसमें निम्नलिखित उपकरणों का द्वारा निम्न प्रकार से रोधन किया जाता है। तो इसमें पहला है यानी कि क्लिपर्स या सा, काटने वाला सा, आरी। इनके द्वारा जवान व बूढ़े पशुओं के बड़े सींग हटाए जाते हैं। इस तरीके में रक्तस्राव बहुत अधिक होता है, वह इसे काम करने के लिए हॉर्न आर्टरी को धागे से बांध दिया जाता है। ये आप आगे सर्जरी में पढ़ोगे कि हॉर्नोअल आर्टरी होती है, उसको पहले जो है उसका बांधना होता है उसको, फिर जो है इस सींग को काटना होता है। यह तरीका बरसात के मौसम में काम में नहीं लेना चाहिए। इस तरीके में पशु को अच्छी प्रकार से बांधकर काबू में करते हैं, वे उसे लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं। इसके पश्चात त्वचा को काटकर हॉर्न बेस के चारों तरफ एम्ब्रियोटोमी वायर या आरी, सा या छीणी हथौड़ी, चीजल हैम्बर से काट देते हैं तथा घाव के भरने तक इसकी देखभाल करते हैं। ये आगे आप सर्जरी में पढ़ोगे, अच्छी तरह से डिटेल होगा इसका, किस तरह से इस काम को करते हैं, किस तरह से ये जो चीरा लगाते हैं, किस तरह से फ्लैप को हटाते हैं, फिर सींग को कैसे काटते हैं, हटाते हैं और फिर उसको कैसे उसमें टांके लगाते हैं। तो ये सारा का सारा जो है आप उसमें पढ़ोगे, तो इसलिए ज़्यादा आप तरीके याद रख लेना भी, ये तरीके। अब उसके बाद में है इलास्ट्रेटर या रबर बैंड। इलास्टिक का कोई ऐसी बैंड जो उसके ऊपर हम लगा दें कस के, और वो उसको ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी और वो हट जाएगा। इस तरीके में एक इलास्ट्रेटर या रबर बैंड सींग को जहाँ से काटना हो वहाँ खांच बनाकर फिट कर देते हैं। यह सींग के ऊपर वाले भाग के रुधिर परिसंचरण को रोक देता है, जिससे करीब 3 या 6 सप्ताह बड़े सींग में 2 महीने में सींग सूख कर गिर जाता है। यह तरीका ऐसे कैटल में काम में लिया जाता है जिनके सींग 5 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इस तरीके का यह लाभ है कि इसमें कोई घाव नहीं बनाया जाता और ना ही कोई ब्लड आता है उस तरह का। गर्म छड़ द्वारा हॉट आयरन मेथड। हॉट आयरन मेथड, इसमें भी 2 तरीके काम में लिए जाते हैं। एक तो है छड़ को गर्म करके यानी कि मैनुअली, और एक है इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर। एक है इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर। पहला है हमारे पास छड़ को गर्म करके। इस तरीके में लोहे की गर्म छड़ को गर्म करते हैं जब तक वो एकदम लाल नहीं हो जाए, तथा इसके पश्चात इसे हॉर्न बर्ड पर गुलाई में रगड़ते हैं जब तक हल्का रक्तस्राव नहीं हो। यह यंग काब्ज में डी बडिंग के काम में लिया जाता है, डी हॉर्निंग में नहीं। बिजली का उपकरण है वो है इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर। ये होते हैं हॉस्पिटल में, जनरली पड़े होते हैं, और आप इसको आपको दिखाएंगे। हमारे पास है अभी प्रैक्टिकल, जब मैं कराऊंगा इसके बाद में तो आपको ये सारे मैं जितने हमारे पास पड़े हुए हैं इंस्ट्रूमेंट, वो सारे के सारे आपको दिखाएंगे। ये ऑनलाइन ही अगर क्लासेज लगी तो बेस्ट है, नहीं ऑनलाइन आपको सारी की जानकारी दी जाएगी। इस तरीके में इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर को गर्म करते हैं जो स्वतः ही 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाता है। वह इसे करीब 10 सेकंड तक हॉर्न बर्ड पर रगड़ते हैं। यह तरीका भी यंग काब्ज में काम में लिया जाता है। यह तरीका साधारणतः भारत में काम में
नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता था? इसको तो जनरली यही काम में लेते हैं, आजकल तो हॉस्पिटल्स में खूब पड़े हुए हैं। इस तरह उपयुक्त तरीकों द्वारा बच्चों का सींग रोदन कर दिया जाता है। तो इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत में इसे काम में लिया जाता है, ये होना चाहिए था शायद, क्योंकि हम तो लेते हैं और कितने समय से इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर हर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो अब हम नेक्स्ट है वो हमारा है, हम जो स्टडी करेंगे वो है कास्ट्रेशन ऑफ द मेल काव्स। तो इसको मैं समझता हूँ अगले नेक्स्ट हम लेक्चर में इसको लेवें, क्योंकि ये 4 मिनट में तो नहीं पूरा हो गया। इसको हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।